आपका एक टॉपिक स्टार्ट करने के लिए कहा था, और उस टॉपिक का नाम था न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पोषण तथा पाचन तंत्र। तो बिल्कुल ये आपका हाँ डेमो लेक्चर दूसरा रहेगा, ठीक है। और इसमें आपका पहला चैप्टर दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं। पहला चैप्टर है पोषण तथा पाचन तंत्र, यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों इस चैप्टर को देख करके, इसका नाम पढ़ करके आपको लग रहा है कि यहां पर आपको दो चीजें पढ़ना है। एक तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में और दूसरा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल होगा मेरा वो होगा न्यूट्रिशन के बारे में। तो पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल को समझेंगे और फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इस पर मैंने आपको कल बताया था कि पोषण का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ये एनिमल के संबंध में ये परिभाषा पूरी तरीके से सही है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं सभी जीवों के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूं तो बच्चों इस पृथ्वी पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वनस्पति और दूसरा होता है जंतु। तो वनस्पतियों के पोषण करने का तरीका अलग होता है और जंतुओं के पोषण करने का तरीका अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंस है। वनस्पतियों के पास एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और उस क्लोरोफिल की सहायता से पौधा अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करता है। इसलिए पौधों को बच्चों स्वपोषी जीव कहा जाता है। जबकि जंतुओं के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जंतुओं के पास तो क्लोरोफिल नहीं होता, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। इसलिए जंतु फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसलिए जंतु करता क्या है कि पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है। तो यहां पर पोषण के दो मोड होंगे। एक मोड होगा जो कि पौधों के संबंध में और दूसरा मोड होगा जो कि जंतुओं के संबंध में। तो देखिए यहां पर पोषण की डेफिनेशन ये होगी कि वह प्रक्रिया, आपको लिखना कुछ नहीं है, अभी केवल समझना है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव का मतलब चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, कोई जीव भोज्य पदार्थ। बच्चों बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर मैं भोज्य पदार्थ को एक शब्द में परिभाषित करूं तो इसका मतलब है यहां पर ग्लूकोज से। भोज्य पदार्थ का मतलब ग्लूकोज से, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का या तो निर्माण करता है या फिर ग्रहण करता है, उसे ही पोषण कहते हैं। परिभाषा क्या बन गई? परिभाषा बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है, बस आपको समझना है अभी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ का निर्माण करे, ग्लूकोज का निर्माण करे अथवा ग्लूकोज को ग्रहण करे, उसे ही पोषण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां पर जो एक शब्द मैंने लिखा है कोई जीव, इसका मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव होता है जिसे बोलेंगे जंतु यानी कि एनिमल्स, और दूसरा जीव होता है जिसे बोला जाएगा वनस्पति यानी कि प्लांट। बच्चों पौधा एक ऐसा जीव है जो ग्लूकोज का निर्माण करता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, जबकि जंतु एक ऐसा जीव है जो ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए ये ग्लूकोज को ग्रहण करता है।
यानी कि ऐसे जीव जो ग्लूकोज का या तो निर्माण करें या फिर ग्रहण करें उसे पोषण कहते हैं। तो जीव दो प्रकार के हो गए, एक हो गया वनस्पति जो कि निर्माण करेगा, ग्लूकोज को बनाएगा, और एक दूसरा हो गया जंतु जो बना नहीं पाएगा, तो ये बना बनाया ग्लूकोज ग्रहण करेगा। तो मुद्दा यह है कि अब आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि पौधा क्यों ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है और जंतु क्यों ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाता। तो बच्चों इसका जवाब होगा कि पौधों के पास एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के होने से पौधों को फायदा क्या होगा? क्लोरोफिल के होने से पौधों को फायदा यह होगा कि ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। फोटोसिंथेसिस क्यों कर पाएगा? क्योंकि ये क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब सूर्य का प्रकाश आ जाएगा तो नो डाउट ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम है। फोटोसिंथेसिस का मतलब यह होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया करवा करके ग्लूकोज का निर्माण स्वयं कर लेता है। तो बच्चों पौधों ने ग्लूकोज का निर्माण स्वयं कर लिया है, इसलिए इस पौधे को बोला जाता है कि पौधा स्वपोषी जीव है। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ, जो स्वयं अपना भोजन बना सकता है। रीजन आपके सामने लिखा गया है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। और सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्यों है? क्योंकि इसके पास एक हरे रंग का पदार्थ है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब इसी को कंपेयर करिए बच्चों जंतुओं के सामने। क्या जंतुओं के पास क्लोरोफिल होता है? क्या जंतुओं के पास क्लोरोफिल होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो अगर जंतुओं के पास क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। और अगर बच्चों जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट नहीं करवा पाएगा, अर्थात ये ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाएगा। और बच्चों जब जंतुओं के पास ग्लूकोज नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं ये ग्लूकोज का दहन करके ही ऊर्जा प्राप्त करती हैं। तो जब ग्लूकोज नहीं तो ऊर्जा नहीं, और बच्चों जब ऊर्जा नहीं तो जीवित रहने के बदले में जो कार्य हमें करना है, हम आप पेड़ पौधे जीवित क्यों हैं? क्योंकि बच्चों जीवित रहने के बदले में हमें कुछ कार्य करने होते हैं। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें वृद्धि और विकास करना होगा, हमें जीवित रहना है तो हमें पोषण करना पड़ेगा, हमें जीवित रहना है तो हमें श्वसन करना पड़ेगा, परिसंचरण करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। अगर हम ये सब कार्य कर सकते हैं तो हम सजीव हैं, नहीं कर सकते तो हम निर्जीव हैं। मैं ये कार्य डेली कर रहा हूं इसलिए मैं सजीव हूं। ये मार्कर ये कार्य नहीं करता। ये मार्कर जब से निर्मित हुआ है और जब तक ये सुरक्षित रहेगा, आज ये जितना बड़ा है ये 10 साल पहले भी इतना ही बड़ा था और 10 साल बाद भी इतना ही बड़ा रहेगा, अर्थात इसमें वृद्धि और विकास नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं जिस रूप में आपके सामने खड़ा हूं, 10 साल पहले मैं ऐसा नहीं था, या फिर 10 साल बाद मैं ऐसा नहीं रहूंगा। मेरे शरीर में कुछ न कुछ ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर वृद्धि और विकास करने की क्षमता है, क्योंकि मैं सजीव हूं और ये मार्कर क्या है? निर्जीव है। तो हमें जीवित रहने के बदले में डेली डेली कुछ न कुछ कार्य करने पड़ते हैं। और बच्चों ये सब कार्य करने के लिए हमारे पास ऊर्जा होनी चाहिए, और ऊर्जा होने के लिए हमारे पास ग्लूकोज होना चाहिए, और ग्लूकोज होने के लिए हमें प्रकाश संश्लेषण करना पड़ेगा। पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, हम नहीं करते। तो हम लोग ऐसा क्या करें? हम लोग यानी कि जंतु क्या करता है कि पौधों से बना बनाया ग्लूकोज ग्रहण कर लेता है। पौधों से रेडीमेड ग्लूकोज हम लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए बच्चों जंतुओं को बोला जाता है कि जंतु परपोषी जीव है। परपोषी का मतलब यह हुआ
जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो जीव एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार के हो गए। एक हो गया स्वपोषी, पौधा स्वपोषी हो गया, और दूसरा हो गया परपोषी जो कि जंतु है। पौधा खुद अपना भोजन बनाता है और जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। पौधा खुद अपना भोजन बनाता है, इसलिए पौधों को प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, और जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए जंतुओं को बच्चों उपभोक्ता कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट्स समझने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इस चीज को आपने एक लाइन में ये देख लिया कि पौधा ग्लूकोज बनाता है और जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है। पौधा ग्लूकोज बना करके खुद धूमधाम से अपना जीवन जिएगा और हमें भी ग्लूकोज प्रदान करके हमारा भी जीवन धूमधाम से चलाएगा। यानी हम लोग डिपेंडेंट हैं किस पर? पौधों पर। और पौधा फ्री है, स्वतंत्र है, खुद अपना भोजन बना रहा है। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे क्या समझना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि ये है पौधा और ये है पौधे का जड़ और ये है पौधों की पत्तियां। मैं आपको एकदम डायग्राम बना करके चीजें समझा देता हूं। ये है पौधों की पत्तियां। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छोटे छोटे छिद्रों को बच्चों स्टोमेटा कहते हैं। अगर पौधों को प्रकाश संश्लेषण करना है तो सबसे जरूरी चीज इनके पास होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पौधों को प्रकाश संश्लेषण करना है तो दूसरा आवश्यक चीज है कि इनके पास जल होना चाहिए। जैसे आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए जो यूज होने वाले रॉ मटेरियल हैं, चाय पत्ती, दूध, चीनी, अदरक और जल, ये होना चाहिए। तो पौधों को अगर प्रकाश संश्लेषण करना है तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए। तो पौधे ने क्या किया बच्चों कि मृदा से, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब किया, जल को एब्जॉर्ब किया और अपने चारों ओर के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा की सहायता से ग्रहण किया। अब पौधों के पास देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आ गया जो कि वायुमंडल से आया और मिट्टी से, मृदा से इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखिए मैंने कहा कि अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपके पास चाय पत्ती, दूध, जल, चीनी या अदरक होना चाहिए। तो क्या यह होना ही आपके लिए पर्याप्त है? अगर आपके पास ये चीज है तो इस चीज को पकाने के लिए बच्चों आपके पास ईंधन होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही अगर आपने चावल को कुकर में डाला है तो उस चावल को उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए आपके पास एलपीजी या कोई भी ईंधन होना चाहिए। सेम ऐसे ही पौधों को अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आपस में मिक्स करना है, दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी है, तो इनके लिए ईंधन का काम करेगा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट होना चाहिए। और ये क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा और सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी और बच्चों परिणाम स्वरूप क्या बन जाएगा, जिसका इंतजार पौधों को भी था और आपको भी था, वो बन जाता है ग्लूकोज। और साथ ही साथ बच्चों यह पौधा एक गैस छोड़ता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन। तो देखिए पौधे ने कितना फायदा हमें दिया है। हमने छोड़ा था वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे पौधे ने ग्रहण कर लिया और बदले में पौधे ने हमारे लिए क्या प्रोवाइड कर दिया? ऑक्सीजन। हमें क्या दे दिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिया है। अब बच्चों पौधा इस ग्लूकोज को बना करके अपने शरीर में इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में सुरक्षित करके रख लेता है, मंड के रूप में इसे स्टोर करके रख लेता है। जैसे अगर मैं डेली 100 रुपए कमाता हूं
और 20 दिन 100-100 रुपए कमा करके मैंने 20-100 रुपए के नोट इकट्ठा किए, तो मैं चाहूंगा कि काश ये पैसा मैं 2000 रुपए के नोट में कन्वर्ट करके अपने पास रख लूं, ताकि मुझे कहीं पर ले जाने और ले आने में असुविधा ना हो। एक नोट रखना हमारे लिए सरल है 20 नोट रखने की तुलना में। तो ऐसे ही पौधे ढेर सारा ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन उस ढेर सारे ग्लूकोज को बड़े फॉर्मेट में, बड़े रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसे स्टार्च कहते हैं। और आपके पेपर में कई बार ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो पौधा भोजन बना लिया, इसलिए पौधे को क्या बोल देंगे? पौधे को बोल देंगे कि पौधा स्वपोषी है। स्व का मतलब स्वयं, पोषी का मतलब पोषण करने वाला। ये स्वयं अपना भोजन, इंग्लिश में इसे बोला जाएगा ऑटोट्रॉफ, ये खुद अपना भोजन बना ले रहा है। अब जंतु को क्या करना है कि पौधों के द्वारा बनाए गए इस भोजन को, पौधों के द्वारा स्टोर किए गए इस स्टार्च को ग्रहण करना है। तो जंतुओं की कई वैरायटीज होती हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों से प्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खरगोश है। खरगोश ने क्या किया कि सीधा सीधा गया, पौधे को ही खा लिया। तो पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन किसके पास आ गया? खरगोश के पास। या हिरन गया, पौधे को खा लिया, बकरी गई, पौधे को खा ली। तो ये सारा भोजन किसके पास चला आया? खरगोश, हिरन, बकरी के पास। तो ऐसे जीव जो पौधों से प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट भोजन को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जीवों को बोला जाता है कि ये शाकाहारी जंतु हैं। यानी शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पौधों से प्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। अब पता चला कि इस स्टार्च को प्राप्त करके खरगोश एंजॉय कर रहा था। अब देखिए खरगोश क्या करेगा, मैं एकदम आपको क्लियर समझाना चाहता हूं। जब खरगोश स्टार्च लेगा ना, तो खरगोश इस स्टार्च को लेकर के इसे फिर से ये ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को फिर ये अपने पास ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखेगा। यानी देखिए, जंतुओं में भोजन किस रूप में सुरक्षित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित होता है, और पौधों में भोजन किस रूप में सुरक्षित होता है? स्टार्च के रूप में। समझ में आया? तो देखिए, अब पता चला कि खरगोश इस भोजन को प्राप्त करके एंजॉय कर रहा था, तभी इस खरगोश को शेर ने खा लिया। तो खरगोश से बचा हुआ भोजन किसके पास चला आया? शेर के पास। तो इस शेर को बोला जाएगा मांसाहारी जंतु। इसे मांसाहारी कहते हैं। यानी शेर सीधा सीधा पौधे को न खा करके किसको खा रहा है? जिसने कभी पौधे को खाया था। पौधे को खाया था खरगोश ने, तो भोजन आया खरगोश के पास। खरगोश को खा लिया शेर ने, तो भोजन आ गया शेर के पास। बच्चों, एक तीसरे प्रकार का जंतु है जिसका नाम है मनुष्य। मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार खरगोश को भी खा करके भोजन प्राप्त कर सकता है और पौधे को भी खा करके भोजन प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को बोलते हैं कि मनुष्य कैसा जीव है? सर्वाहारी जीव है। यानी कि हमारा ये जो परपोषण होता है, ये जनरली 3 प्रकार का होता है। एक होता है शाकाहारी, जो कि प्रत्यक्ष रूप में पौधों से भोजन को प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है मांसाहारी, जो कि अप्रत्यक्ष रूप में पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरे होते हैं सर्वाहारी, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में, यानी कि पौधों को खाएंगे तो प्रत्यक्ष रूप में, और अगर खरगोश को खाएंगे तो अप्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। तो परपोषण 3 प्रकार का हो जाता है, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। तो देखिए, मैं यहां पर आपको बताना क्या चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था, मैं पेज को चेंज करूंगा, ये सारी चीजें आपको डिटेल में अभी लिखाई जाएंगी। मैं ये बता रहा था कि पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण। स्वपोषण किसमें होता है बच्चों? पौधों में होता है।
क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण बच्चों किस में होता है? परपोषण जंतुओं में होता है, क्योंकि जंतु पौधों से बना बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु पौधों से बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं। और ये जो परपोषण होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है शाकाहारी, जो कि पौधों से प्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त करेंगे। दूसरा होता है मांसाहारी, जो कि पौधों से अप्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त करेंगे। और तीसरा होता है सर्वाहारी, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं? ये तो बच्चों बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको ये ना भी बताता तो भी आपको पहले से पता था कि शाकाहारी वो हैं जो पौधों को खाएंगे, मांसाहारी वो हैं जो मांस खाते हैं यानी कि शाकाहारी जंतुओं को खा लेते हैं, और सर्वाहारी वो हैं जो दोनों खाते हैं। इसलिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत ये मैक्सिमम लोगों को पता है। और हर एग्जामिनर की ये कोशिश होती है कि वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जिस प्रश्न को सॉल्व करने में आपके माथे का पसीना छूटे। आप अपने ही बारे में एनालाइज करिए कि यदि आपको ही एग्जामिनर बना दिया जाए और आपसे ही कहा जाए कि तुम्हें विज्ञान विषय से 10 प्रश्न पूछना है, तो आपका भी जो ईगो होगा वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आप सोचेंगे कि मैं ऐसे प्रश्न बना दूं कि कम से कम विद्यार्थी देखे तो उसको लगे कि ये प्रश्न का स्टैंडर्ड किसने सेट किया है। तो ऐसे प्रश्न मुझे नहीं लगता कि वो अब पूछेगा। इसलिए एग्जामिनर जंतुओं की और वैरायटीज को चेक करता है। बच्चों, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे केंचुआ है, जैसे दीमक है, तो उन्हें क्या कहें। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सड़े गले मृत जंतु या पौधों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, कवक है, तो उन्हें क्या कहें। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही स्पीसीज के जंतुओं को खाने में बिलीव रखते हैं। सांप अपने से छोटे सांप को खा लेता है, बिच्छू अपने ही अंडे को या दूसरे बिच्छुओं के अंडे को खा लेता है, तो उन्हें क्या कहें। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मल को, अपने फीशियस मैटर को, या कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जंतुओं के मल को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे खरगोश। खरगोश का आहार नाल इतना छोटा होता है कि ये एक बार में सेलुलोज का पाचन ही नहीं कर पाता, इसलिए ये सेलुलोज का पूर्ण पाचन करने के लिए अपने मल को त्यागता है और पुनः खा लेता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो हम लोग इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने आपको जितना बताया है पहले मैं उसको लिखा दूं, नहीं तो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कब लिखाएगा। तो आते हैं, पहला हेडिंग बना लीजिए पोषण, और उसका डेफिनेशन लिखिए। पहला हेडिंग है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन, और इसमें लिखना है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है,
का निर्माण करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषण, इंग्लिश में इसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषण, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला हेडिंग बनाइए स्वपोषण, और दूसरा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपोषण के बारे में। तो आइए, पहला हेडिंग है स्वपोषण। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें लिखिएगा कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे एवं शैवाल शैवाल बच्चों, इसे इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, और पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करने का रिकॉर्ड शैवालों के पास है। इस पृथ्वी पर जितना प्रकाश संश्लेषण होता है उसका लगभग 90% भाग केवल शैवालों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और अभी मैंने आपसे क्या बताया था? अभी मैंने कहा था कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा।
जो जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा। तो यहां पर दो प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो शैवालों के पास। और इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत वही होगा जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा। और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करता कौन है, शैवाल। इसलिए ऑक्सीजन का भी सबसे बड़ा स्रोत कौन है, शैवाल है। तो देखिए, कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे एवं शैवाल अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें स्वपोषी जीव तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। जिससे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। जिससे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मध्य केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होता है, जिसे बच्चों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तथा परिणाम स्वरूप यानी एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का निर्माण स्वयं हो जाता है। तो देखिए, ये है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की 6CO2
प्लस 6H2O, ये दोनों सनलाइट के प्रेजेंस में एक दूसरे से मिलेंगे और बनाते हैं ग्लूकोज और मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। तो मैं चाहूं तो केवल एक रिएक्शन लिखवा दूं, लेकिन इस रिएक्शन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, कम से कम 10 प्रश्न आपके एग्जाम में इस एक छोटे से रिएक्शन से पूछा जाता है। और 2 प्रश्नों का उत्तर तो आप केवल रिएक्शन देख करके बता देते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल क्या है, कच्चे पदार्थ क्या हैं, यानी ऐसा कौन कौन सा पदार्थ होना चाहिए जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए, दूसरा सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, बिना इसके फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा उत्पाद बन के तैयार होता है। तो देखिए क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और तीसरा प्रश्न थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर पेपर में रिपीट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये जो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, ये वास्तव में कहां से मुक्त होती है। क्या ये ऑक्सीजन जल से मुक्त होता है या फिर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज करता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि ये जल से मुक्त होता है, जल से। ये सब लिखाऊंगा क्योंकि समय कम है, इसलिए अभी इसकी शुरुआत नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कल ये सारी चीजें आपको लिखाई जाएंगी। दूसरी चीज बच्चों, ये जो आपने लिखा है सनलाइट, तो सूर्य के प्रकाश में एक प्रकाश होता है जिसे बोलते हैं दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। और जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें 7 रंगों के प्रकाशों का मिश्रण होता है, जिसे विबिग्योर के नाम से आप जानते हैं। 7 रंग, विबिग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है, और रेड होता है, येलो, रेड होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा और किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। तो लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अब इसका उल्टा आप सोचेंगे कि जिस रंग के प्रकाश का वेवलेंथ कम होता है उसमें सबसे कम फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। तो आपका सोचना सही है, लेकिन यहां पर यह कॉन्सेप्ट एक रंग के लिए फेल हो जाता है, हरे रंग के लिए। हरे रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस बैगनी रंग से भी कम होता है। भले ही बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे कम फोटोसिंथेसिस उसमें होना चाहिए, लेकिन उससे भी कम हरे रंग में, क्योंकि पत्तियों का रंग हरा होता है और हरे रंग का होने के कारण पत्तियां हरे रंग के प्रकाश को लेती ही नहीं है, छोड़ देती हैं, प्रतिकर्षित कर देती हैं। जनरली आप पढ़े होंगे कि जो वस्तु जिस रंग की दिखाई दे वह उस रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित कर देती है। जैसे मेरे जैकेट का कलर आपको हरा दिखाई दे रहा है, तो मेरे जैकेट ने अपने ऊपर पड़ने वाले इन 7 रंगों में से हरे रंग को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। हरे रंग को लिया ही नहीं, या लिया भी तो बहुत कम लिया। तो पत्तियों ने हरे रंग को लिया ही नहीं, तो किस रंग के प्रकाश में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा, हरे रंग में। तो ऐसे बहुत रोचक से इंफॉर्मेशंस हैं जिस पर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कल मिलेंगे फिर अपने इसी टाइम पर 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।